एलसी और एलएसी में अंतर यह है कि एलसी में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं हैं उन पर विवाद है, और एलसी में आप जो दोनों देशों की सेनाएं होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती हैं। यानी कभी भी गलवान जैसी कोई भी हरकत हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल में दोनों सेनाएं एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, और जो लड़ाई होती है वो एक एक मीटर और एक एक इंच जमीन के लिए होती है, जैसा कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ सीमाओं पर इस समय कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं हैं, जहां पर कोई विवाद नहीं है, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। तो पाकिस्तान के साथ हमारा एक बॉर्डर ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, आईबी जिसको बोलते हैं। ये वो बॉर्डर होता है जिस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जहां विवादित बॉर्डर है वहां पर या तो एलसी का स्टेटस होगा या एलएसी का स्टेटस होगा। जिस देश का जहां तक नियंत्रण होता है वहीं से दोनों देशों ने अपनी सेनाएं तैनात कर रखी होती हैं, ये स्टेटस होता है। पाकिस्तान के साथ भी यही है, और अब चीन के साथ भी यही होगा कि चीन ने जहां तक कब्जा कर लिया अब सीमा वहां तक रहेगी, हमने जहां तक कब्जा कर लिया अब सीमा वहां तक रहेगी, और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के वहां पर डटी रहेंगी, जिसके कारण सोल्जर टू सोल्जर मार्किंग हो जाएगी। यानी हमें चीन के एक एक सैनिक को मार्क करके रखना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध के बाद जो सीमा निर्धारित हुई थी उसके तहत दोनों देश अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ नहीं सकते, इसीलिए वहां पर एलसी का स्टेटस है। लेकिन एलएसी पर स्थिति थोड़ी अलग होती है। यह एक ऐसी वास्तविक सीमा होती है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच आम सहमति नहीं है, विवाद बना हुआ है, दोनों के दावे अलग अलग हैं, और इसी वजह से एलएसी पर सोल्जर टू सोल्जर मार्किंग नहीं होती, बल्कि इसकी बजाय जो सेनाएं होती हैं वो एक दूसरे से काफी दूर खड़ी होती हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि सेना एक दूसरे को, जो सैनिक हैं वो देख भी नहीं पाते। कई बार 20-20 किलोमीटर पीछे तक सेनाएं होती हैं, 50 किलोमीटर पीछे भी सेनाएं होती हैं, वो एलएसी कहलाता है। और वहां पर 50 किलोमीटर के आसपास का जो बफर जोन है वो बनाया जाता है, और उस इलाके में फौज की तैनाती नहीं होती। यही स्टेटस हमारा अभी तक चीन के साथ रहा था, क्योंकि एक बड़ा इलाका है जहां ना चीन की सेना है ना हमारी सेना है, और चीन धोखे से चोरी छुपे उसी इलाके पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश करता है। यानी यहां दोनों देशों की सेनाएं आंखों में आंखें डालकर खड़ी नहीं होती, ये एलएसी होती है। केवल उन्हीं इलाकों में सेनाएं एक दूसरे के करीब जाती हैं जहां पर विवाद होता है। अब अगर जो आज की स्थिति है, अगर ऐसा हो गया, तो अब अगर एलएसी एलसी में बदल गई तो 50 से 100 किलोमीटर का ये जो बफर जोन होता है ये समाप्त हो जाएगा, और दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद जो लड़ाई होगी, लड़ाई मतलब जो पूरी फाइट है, वो एक एक इंच, एक एक मीटर, एक एक फीट जमीन को लेकर होती है। इससे होगा यह कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने एलसी पर पाकिस्तान के साथ खड़ा किया है, वैसा ही चीन के साथ भी एलसी पर बनाना पड़ेगा, एलएसी जो आज है। और इसमें हमें सड़कें भी चाहिए, हाईवे भी चाहिए होगा, बंकर्स भी चाहिए होंगे, और हमें जो सैनिकों की जो संख्या है उसे अब जबरदस्त रूप से बढ़ाना पड़ेगा। सैनिकों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ज्यादा रसद की जरूरत पड़ेगी, और हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपको अपनी पूरी सीमा, जो विवादित सीमा है, वहां पर अपने सैनिकों को चप्पे चप्पे पर तैनात करना है। सोचने वाली बात यह है कि एलसी सिर्फ लगभग 700 किलोमीटर लंबी है, जबकि एलएसी की लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है। यानी एलएसी अगर एलओसी में बदल गई तो यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा जिस तरह से एलसी पर आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता है, वैसा ही हिंसक संघर्ष अब चीन के साथ भी होगा। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ अक्सर हम देखते हैं कि एलसी का एलओसी का उल्लंघन होता रहता है, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ सेना आमने सामने खड़ी हुई है, देख पा रही हैं एक दूसरे को। ऐसा ही अब चीन के साथ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को अब एक नहीं 2 फ्रंट पर लड़ना होगा, और दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान की सेना है और दूसरी तरफ चीन की सेना भी उतने ही करीब होगी। इस खबर का तीसरा पॉइंट यह है कि गलवान घाटी में पिछले साल हुई हिंसक झड़प के बाद अब दूसरी बार सर्दियों का मौसम आने वाला है, और सर्दियों में इस इलाके में सैनिकों की तैनाती बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, मौसम बहुत खराब होता है, और आशंका के अनुरूप अगर ये जो सीमा है, ये एलएसी अगर एलसी में बदल गई तो सर्दियों में भी भारत को चीन की सेना के सामने अपने ज्यादा सैनिकों को तैनात करना होगा, और इससे हिंसक टकराव का डर भी गलवान जैसी
घटनाओं का डर भी बना रहेगा। एक और बात यह कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना की तैनाती आसान काम नहीं है। उदाहरण के लिए सियाचिन में भारतीय सेना की तैनाती का प्रतिदिन जो खर्च आता है वो 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है रोज का। आने वाले समय में अगर सैनिकों की तैनाती इन इलाकों में बढ़ी तो ये एक और अलग तरह की चुनौती होगी। चौथा पॉइंट यह है कि कल से मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। मालाबार इलाका केरल राज्य के पास भारतीय समुद्री इलाके में है, जहां कल से क्वाड देशों की सेनाएं युद्ध अभ्यास करेंगी। क्वाड 4 देशों का एक ग्रुप है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का यह संगठन है, जिसकी पिछले दिनों में अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। और हो सकता है कि इस बैठक में भी इन देशों से भारत को मिलिट्री सहयोग का कोई भरोसा मिला हो, जिसके बाद चीन को लेकर भारत की इस नीति में यह साफ बदलाव देखने को मिला है। क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ सबसे बड़ी घेराबंदी के तौर पर भी देखा जाता है। इसलिए यह कल से शुरू होने वाली मालाबार एक्सरसाइज भी अब बहुत महत्वपूर्ण होगी इस नए घटनाक्रम के बाद। इस पूरे मुद्दे पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी है और कहा है कि भारत को अब वैसा बॉर्डर नहीं मिलेगा जैसा वो चाहता है, और अगर भारत ने युद्ध लड़ा तो उसकी जो निश्चित तौर पर उसकी हार होगी। यानी चीन ने अब ये झूठी धमकियां देनी भी शुरू कर दी हैं। आज इस मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वो भारत की मांगों को नहीं मानेगा। कमांडर स्तर की बातचीत में भारतीय सेना की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया उसे चीन नहीं मानेगा, और यह बात अब खुलकर चीन कह रहा है, यह बात उनके राजनयिक कह रहे हैं। हालांकि भारत में इस पर राजनीति शुरू हो गई है, और आप तो जानते हैं जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो चीन एकजुट हो जाता है, क्योंकि चीन में कोई विपक्षी दल है ही नहीं। वहां की सरकार जो फैसला कर लेती है वही लागू होता है। लेकिन हमारे देश में जैसे ही इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है, हमारे विपक्षी दल अपनी ही सरकार के पीछे पड़ जाते हैं, अपनी ही सेना को कमजोर करते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम पर चीन के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और एक तरीके से चीन की ही मदद करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप भारत को कमजोर करते हैं, भारत की सरकार को कमजोर करते हैं, भारत की सेना को कमजोर करते हैं, तो इसका मतलब आप चीन की टीम में खेल रहे हैं। 13वीं वार्ता एक बार फिर फेल हो गई। सवाल बड़ा सीधा है, कहां है लाल आंख और कहां है 56 इंच? कब चीन से आंख में आंख डालकर बात करेंगे मोदी जी? कब देश की सरजमीं से चीन का कब्जा छूटेगा और चीन को डेप्सांग प्लेन और गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे धकेलेंगे? प्रधानमंत्री जी छुपिए मत, सामने आइए, जवाब दीजिए, देश जवाब मांगता है। कि चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गए, वो भी फेल हो गए, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी एक JCO मारा गया, उसके साथ 4 जवान मारे गए इधर पुंछ में, तो ये कब तक चलेगा? ये खून खराबा कब तक चलेगा? ये विवाद गंभीर तो बहुत है, क्योंकि भारत और चाइना, सबसे बड़ी बात यह है, 2 बहुत बड़े देश हैं, दुनिया के 2 बहुत बड़े देश हैं, और दोनों न्यूक्लियर पावर से संपन्न देश हैं, और दोनों की जो सेनाएं हैं वो विशाल हैं, दोनों की ताकत बहुत जबरदस्त है। इसलिए उनका इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आना और बातचीत में इस तरह का बयान देना अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है, और ये बात अब कहीं तक भी जा सकती है। लेकिन जो उम्मीद की किरण है वो ये है कि अब भी इस पूरे मामले को सुलझाया जा सकता है। दोनों तरफ से इस मामले में जो लोग डील कर रहे हैं वो बहुत सीनियर हैं, वो बहुत परिपक्व हैं, मैच्योर्ड हैं, और वो मामले को एक हद से बाहर आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देंगे, क्योंकि कई बार इस तरह के तनाव की खबरों के जरिए एक दूसरे पर दबाव भी बनाया जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.